ओ तोरा देखी के मोरा जियारा जुड़ाए रे, मने करे देखो बस तोरा डढ़ाए रे। गोरी तोर बिंदिया ले निंदिया, नींद नाया वही रानी हमरा अब रतिया। कर दहले मोरा रानी दिल घायल, सजनिया तनी तानी रे सजनिया तनी तानी। नमस्कार, जोहार आप सभी को। चलिए, पिछले क्लास तक हम लोग जाने थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अंक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में। आज हम लोग जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? तो जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या हम लोग जान गए थे कि जिसका 2 ही अपवर्तक है वो अभाज्य संख्या कहलाता था, यानी कि 2 गुणनखंड जिसका हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि वैसा अभाज्य संख्या जिसका 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो कौन कौन सा है। देखिए, एक से हम लोग जानते हैं शुरू से। देखिए, 3 और 5, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। 5 और 7, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। 11 और 13, 11 13 के बीच में 2 का अंतर है। 17 और 19, ये दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 29 और 31, इसके बीच में 2 का अंतर है। 41 और 43, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 59 61, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 71 73, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। चलिए जानते हैं अब हम सहअभाज्य के बारे में। जिन 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाती है। जैसे 4 5, 5 7, 4 9, 12 13, 1 5, ये सब वैसी संख्या हैं जिसका महत्तम समापवर्तक केवल 1 है। अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं पहले ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 16 और 24, इसका महत्तम समापवर्तक हम लोग निकालते हैं। एक गुणनखंड विधि से निकालते हैं, एक भाग विधि से निकालते हैं। तो चलिए भाग विधि से ही निकालते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है कि 16 से 24 को भाग देते हैं। 16 एकम 16, बचेगा 8। अब इस 8 से फिर इस 16 को भाग देते हैं। 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमारा महत्तम समापवर्तक ये 8 हो गया। तो इस तरह से ये, जैसे कि मान लीजिए, चलिए 4 और 5 को ले लेते हैं। तो 4 और 5, 4 से 5 को भाग देते हैं। 4 एकम 4, बचेगा 1, और 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। तो ये हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा 1 होगा। इसलिए इन सभी का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, इसलिए ये सहअभाज्य कहलाएगी। अब देखिए, सहअभाज्य में महत्वपूर्ण 2 बात है कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य, हम लोग जुड़वा अभाज्य के बारे में जान चुके हैं, तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य होगी। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य जो है वो सहअभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। दूसरा बात है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य होगी, क्योंकि चलिए अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण होना चाहिए। जैसे 6/7, 4/9, 11/7, 5, 0, √4। तो कहता है कि कोई भी संख्या जिसको हम लोग
P बाई क्यू या A बटे B के रूप में हम लोग लिख सके, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और बट्टे के नीचे जो भी रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल √4 को ले लेते हैं। √4 इसको हम लोग जब रूट से बाहर करेंगे तो 2 गुने 2 बराबर 2। तो ये जब √4 का मान 2 आया तो इसके नीचे में हमेशा 1 छुपा होता है। अगर बट्टे में कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये P बाई क्यू के रूप में हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये P बाई क्यू के रूप में है। तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का 3 बात है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, कि जो भी प्राकृत संख्या है हम लोग का वो परिमेय संख्या कहलाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगा और प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। चलिए अब समझते हैं हम लोग स्थानीय मान के बारे में, या स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे किसी संख्या में स्थानीय मान निकालना है तो इकाई के अंक, यानी कि इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई अंक ही होगा। दहाई के अंक का स्थानीय मान 10 गुने दहाई अंक होगा। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान 100 गुने सैकड़े का अंक होगा। यानी कि जिसका स्थानीय मान पूछा जाएगा उसको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग, चलिए 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का तो हम लोग लिख देंगे 6 लिख दिए। इसके बाद जितना अंक होगा 6 के दाहिने साइड में जितना अंक होगा उतना से हम लोग 0 बैठा देंगे। जैसे 1 2 3 4 अंक है तो 4 और 0 बैठा देंगे। यानी कि इसका 6 का स्थानीय मान हो गया। 6 देने के बाद 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 60,000 हो गया। सैकड़ा हजार 10,000 60,000 हो गया। मान लीजिए कि जैसे ये लाइन बोलता है कि इकाई के अंक का स्थानीय मान, यानी कि मान लीजिए 1 का स्थानीय मान पूछेंगे तो ये खुद 1 हो जाएगा। दहाई के अंक का स्थानीय मान 10 गुने दहाई अंक, मान लीजिए कि 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो 9 गुने 10, यानी कि 9 के बाद 1 0 90 हो जाएगा। सैकड़े का पूछ रहा है तो सैकड़े में एक, यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद 100 से गुना करेंगे तो वही 100 आएगा। यानी कि 1 के बाद 2 0 1 2 अंक है तो 2 0 होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 देने के बाद 1 2 3 0, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। एक 1000 से तो हो जाएगा 5000। 5 के बाद 3 अंक है तो 3 0 बैठा देंगे तो ये हमारा स्थानीय मान निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग जातीय अंक के बारे में जानेंगे। जातीय अंक क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जातीय मान या अंकित मान के बारे में। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। यानी कि इसका कहना है कि किसी भी संख्या में, मान लीजिए कि ये यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है 67,527, किसी भी संख्या में अंक का अंकित मान, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। स्थानीय मान में क्या होता था कि मान लीजिए कि 5 का स्थानीय मान हम लोग जानना है तो 5 के बाद 2 0 लिखते थे। जितना अंक दाहिने साइड में रहेगा उतना 0 लिखते थे तो वह स्थानीय मान 500 बन जाता था। लेकिन अंकित मान क्या है कि अगर 5 का अंकित मान पूछ रहा है तो ये 5 का अंकित मान 5 ही होगा। समझ में आया। 5 का अंकित मान 5 ही होगा। मान लीजिए 6 का अंकित मान पूछ रहा है
तो ये केवल 6 का अंकित मान 6 ही होगा, बाकी इसमें कोई जीरो वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। अब इसमें कह रहा है कि किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर, यानी कि मान लीजिए कि इसको हम लोग इधर फिर से लिखते हैं 6 7 5 2 7। किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान 7 है तथा स्थानीय मान बराबर होता है, यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान दोनों बराबर होगा। किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर जो भी है वही अंकित मान भी होगा और वही स्थानीय मान भी होगा, यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान यहाँ पे 7 ही होगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर अगर 0 हो तो स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों 0 ही होता है। मान लीजिए कि चलिए 6 के बाद 0 दे देते हैं, 7 5 2 7। मान लीजिए ये लाइन कह रहा है कि किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो, यहाँ पे जैसे 0 है तो स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों 0 ही होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।